जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के अंतर्गत आपको बताया था कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस प्रकार से उनको दी जाती है, राष्ट्रपति किन किन पर्पज से वो जारी करते हैं, कौन से ऐसे विषय होते हैं जिन पर वो जारी कर सकते हैं, इनकी शर्तें क्या थीं, उनके विषय हमने डीपली पढ़ा था। इसके बाद हमने वीटो शक्ति के बारे में भी पढ़ा था कि वीटो शक्ति है वो कई प्रकार की उनको दी जाती है। तो वीटो शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं वो इस उद्देश्य से करते हैं कि कोई भी बिल होता है किसी मनमाने ढंग से अगर संसद द्वारा पारित होता है तो उन पर वो अपनी जब सहमति देते हैं, उन पर जब सहमति देते हैं तो वो कई प्रकार से उस पे अपना विचार विमर्श करते हैं या उसे रख सकते हैं या उसे पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। तो इनसे संदर्भ में उनके जो बहुत ज़्यादा डीपली आंतरिक नॉलेज थी, जिसमें हमने आपको बताया था सुरक्षित से संबंधित जो थी वो आत्यांतिक वीटो थी और सुरक्षित से ही संबंधित थी जेबी वीटो पावर, राइट। तो इनके विषय में हमने समझाया था। फिर इसी के अंतर्गत प्राविलंबनकारी वीटो पावर समझाया था कि पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो फिर उस संसद जो होती है पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पुनः उसको जब भेजती हैं तो उनको फिर सहमति देनी होती है, राइट। तो ये सब मैंने समझ लिया था। जो आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। एक्चुअली में जो राष्ट्रपति हैं वो क्षमादान किस पर्पज से कैसे कर सकते हैं और इसके पीछे उनको जो शक्ति दी गई है, क्या ये उनकी विवेकाधिकार शक्ति है, क्या वो परामर्श के आधार पर करते हैं, इनको सभी को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है कि उनकी जो क्षमादान की शक्ति है ये स्पष्ट मूल संविधान में स्पष्ट की गई है, राइट। और ये अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति का प्रयोजन देता है या प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी व्यक्ति को वो क्षमा कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो शक्ति उन्हें जो दी गई है कि ये विवेकाधिकार पर हो, ये विवेकाधिकार पे नहीं है। इसे हम आगे बताएंगे क्यों कैसे ये करते हैं। और इसके पीछे पूरा एक गृह मंत्रालय होता है। गृह मंत्रालय फिर क्या काम करता है, वो स्टेट्स लेवल से जितने भी मंत्री होते हैं उनको भी परामर्श से फिर काम करते हैं, राइट। लेकिन उसके पीछे एक परामर्श होता है मंत्रिमंडल का, उनके आधार पर ही ये सब कुछ करते हैं। फिर गृह मंत्रालय को ये रेफर करते हैं, फिर वहाँ से वो चिट्ठी लिख के भेजते हैं, उस अकॉर्डिंग होता है। वो हम सब डीपली में समझेंगे। बस थोड़ा आप ये समझिए कि जो क्षमादान शक्ति है वो क्षमा किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो पहली बात आप समझिए कि पहली वो संघीय कानून, यानी कि संघीय कानून से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो, संघीय कानून से संबंधित हो, राइट। अब जैसे संघीय कानून कौन कौन से हो सकते हैं, तो संघ के कानून में आप जानते हो कि जो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आती हैं जो जांच एजेंसियां हम जैसे बोलते हैं, जैसे सीबीआई है, राइट, एनआईए है, तो जैसे सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये एजेंसियां जो होती है इनके स्वयं के हाई कोर्ट होते हैं, राइट। लेकिन ये देखोगे तो ये दंड जो होता है एक प्रकार से ये जो हाई कोर्ट होते हैं वहाँ पर ये जांच पड़ताल करते हैं, वहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन इनको जो इनसे द्वारा जो दोषी व्यक्ति ठहराया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही उनको दोषी ठहराया जाएगा, राइट। लेकिन ये जांच पड़ताल अपने हाई कोर्ट में करते हैं। इनके खुद के अपने एक हाई कोर्ट होते हैं, सीबीआई है, एनआईए है, इनके खुद के होते हैं, राइट। जैसे ईडी आपने सुना हो तो वो भी है। तो वो भी जब किसी व्यक्ति को दोषी ठहराती है तो वो स्वयं में दोषी वहाँ ठहरा सकती है, लेकिन उसे सजा देना या आईपीसी धाराओं के तहत उनको सजा देना तो ये नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन दोषी ठहरा सकती हैं, इनके स्वयं के अपने हाई कोर्ट होते हैं। तो यही आप समझिए कि जो संघीय कानून है, संघीय कानून से संबंधित किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो, और संघ के कानून आपको पता ही होने चाहिए कि संघ के कानून के अंतर्गत आप देखोगे कि कोई व्यवस्था स्थापित की जाती है, राइट। अगर वो व्यवस्था के अकॉर्डिंग केंद्र द्वारा जो व्यवस्था कोई कानून बनाया गया है, केंद्र द्वारा कोई कानून बनाया गया है, अगर उस केंद्र के कानून के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध या अनुचित कार्य करता है जो कानून के आधार पर नहीं है, राइट, कानून के आधार पर नहीं है, यानी कि विधि में जो चीज निहित है और विधि के अगर विरुद्ध काम करता है, जैसे संविधान का उल्लंघन करना, तो संघीय कानून है, संघीय कानून के विरुद्ध आप काम कर रहे हो, संविधान को उल्लंघन करना, या विदेशों के साथ आईएएस आईएएस जैसे संगठनों से मिलना, या आप
या किसी ऐसे भ्रष्टाचार से लिप्त होना जो हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देता हो, या क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना, अराजकता फैलाना। तो ऐसे जो संघीय कानून से रेलिवेंट जो विषय होते हैं, जो कानून की विधियों के तहत उनको दोषी ठहराए जाते हैं, अगर आप उनके विरुद्ध अगर काम करोगे तो निश्चित रूप से आप संघीय कानून के दोषी ठहराए जाओगे। इसके लिए आप देखोगे तो यूपा आपने नाम सुना हो, यूपा जो अनलॉफुल जो एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, राइट, 1967 का जो रोकथाम अधिनियम है, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1967 वाला। तो इसके विरुद्ध भी अगर आप देखोगे तो ये क्या है, भारत के आंतरिक हिस्से में, भारत के आंतरिक हिस्से में, किसी भी आंतरिक हिस्से में, राइट, या भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति भारत का है वो दोषी ठहराया जाता है, या वो किसी भ्रष्टाचार से लिप्त है, या किसी विदेशी मामले जैसे ऐसे कोई मामले हैं जैसे ISIS है या अलकायदा है, ऐसे संगठनों से मिले हैं या शत्रु देशों के साथ मिले हैं, उनके साथ साठगांठ किए हैं, तो उन पे जांच जो यूपा 1967 वाला है वो करता है, राइट। इसके साथ आप देखोगे तो PPA भी है, पब्लिक वाला है, वो एक पब्लिक एजेंसी है, वो भी जांच करती है, ED भी करती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी काफ़ी एजेंसियां हैं जो भारत में करती हैं। अगर उनसे संबंधित 1967 का जो यूपा है उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो निश्चित रूप से संघीय कानून से संबंधित वो व्यक्ति माना जाएगा। एक संघीय कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि कोई भी व्यक्ति बाहर मिले उनमें दोषी नहीं माना जाएगा, वो दोषी माना जाएगा, क्योंकि देश की एकता, संप्रभुता एवं अखंडता ये हमारे देश के मुख्य बिंदु माने जाते हैं। इस पे ही हमारी देश की व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। अगर आप इनके विरुद्ध किसी दूसरे से मिलते हो तो ये देश की एकता, अखंडता एवं अपनी देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचती है, तो आप संघीय कानून के तहत आप विरुद्ध दोषी ठहराए जाओगे, राइट। तो अब बात यहाँ आती है कि ये संघीय जो कानून है, संघीय जो कानून है, तो क्या ये व्यक्ति जो अपराधी है, संघीय कानून के विरुद्ध जो व्यक्ति अपराधी है, तो इसे क्या व्यक्ति को वो क्षमा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इस व्यक्ति को वो क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप देखोगे कि क्षमा करने की जो पावर होती है, क्षमा करने की जो पावर होती है वो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, और राष्ट्रपति आप देखोगे क्षमा ऐसे नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर उसे संघीय न्यायालय के तहत या संघीय कानून के तहत उसे दोषी ठहराया गया है तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति द्वारा क्या होंगे, उस व्यक्ति को क्षमा मिलती है, क्षमा उसे दी जाती है, ओके। लेकिन आप देखोगे कि ये जो क्षमा होती है, ये जो क्षमा होती है ये एक्चुअली में आप देखोगे CBI, NIA या जो भी एजेंसियां हैं उनके एजेंसियों के तहत अगर दोषी ठहराया जाता है तो उसे क्षमा कर सकते हैं वो, ओके। एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन आप देखोगे राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर कई सारी ऐसी कंडीशन बन जाती हैं कि लोग क्या हैं कि स्टेट लेवल पे जो कानून है, स्टेट लेवल के जो कानून हैं उनके विरुद्ध अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो। स्टेट लेवल का मतलब ये है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करती है स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है, तो इसके तहत आप देखोगे किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो वो IPC, CRPC ये जो विधि के तहत हैं, राइट। तो IPC, CRPC धाराओं के अंतर्गत जो व्यक्ति को दोषी ठहराया गया, किसी व्यक्ति को अगर दोषी ठहराया गया है तो निश्चित रूप से आप देखोगे तो उस व्यक्ति को भी ये क्षमा कर सकते हैं। बस थोड़ा आप ये देखिएगा, लेकिन आप ये देखिएगा अगर IPC, CRPC के तहत अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा दी जाती, मान लो इसने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद इसका ट्रायल चला, इसको सजा दी गई, कहाँ वो दी गई है, क्योंकि स्टेट लेवल के जो सबसे छोटे न्यायालय होते हैं वो आप देखोगे CJM जो न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय जिन्हें बोलते हैं, उनके तहत ही उनको सजा दी जाती है। हमेशा एक बात याद रखना कि जो क्रिमिनल मामले होते हैं, क्रिमिनल जो मामले होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, उनकी सजा अगर किसी व्यक्ति को दी जाती है तो वो अधीनस्थ न्यायालयों के तहत ही उनको दी जाती है, राइट। ऊपर के न्यायालय को आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है, राइट, अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है या किसी ने किया है, किसी को दोषी ठहराया गया है, तो उस पर क्या है, उस पर मुकदमा चलेगा। मुकदमा कहाँ चलेगा? वो IPC, CRPC धाराओं के तहत जो भी प्रावधान है, चाहे वो 302 हो, 303 है या 307 है, या बलात्कार का आप देखो 376 है, राइट। ये जो मामले हैं, ये जो IPC धाराएं हैं,
तो इनके तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, उसे 10 साल की सजा दी जाती है। अब वो व्यक्ति दोषी है या नहीं है, इसकी जानकारी तो न्यायालय ही जुटाता है। और ये न्यायालय जो होते हैं वो कौन करते हैं, ये अधीनस्थ न्यायालय, क्योंकि ये आपराधिक मामले हैं, राइट। अधीनस्थ न्यायालय में आपको पता है जो नीचे के न्यायालय होते हैं कौन कौन से आपने देखे हों, जैसे सीजीएम न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है, तो ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, राइट। तो इन न्यायालयों के अंतर्गत ही इस व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा, या यहाँ के जो जज होते हैं वो इस पर ट्रायल चलाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, राइट। तो इसके बाद इस व्यक्ति पर जो भी है सबूत के माध्यम से, और इसको अधिकार होता है अपनी बात भी रख सकता है, वो अलग बात है, लेकिन इसको जब इस पे ट्रायल चलेगा, सब कुछ चलेगा, तो फिर इस पे जानकारी जुटाई जाती है कि हाँ ये व्यक्ति है निश्चित रूप से दंड का भागीदार है, तो फिर इसे सजा दी जाती है। लेकिन आप देखोगे इस व्यक्ति को डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सजा नहीं दे सकते हो, राइट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, राइट। क्योंकि आप देखोगे सिविल मामले जो होते हैं, सिविल मामले जो होते हैं, सिविल मामले आप देखोगे किससे संबंधित होते हैं, ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड होते हैं। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड आप जा सकते हो, मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो मामले होते हैं, सिविल मामले होते हैं, ओके, उनसे संबंधित आप जा सकते हो। लेकिन आपराधिक जो मामले होते हैं वो सभी, उनकी सुनवाई कहाँ होती है, वो होती है अधीनस्थ न्यायालय, जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं उन न्यायालयों में इनकी सुनवाई होती है। वहाँ पे जो जज होते हैं, राइट, वो सुनवाई करते हैं, ओके। तो आप आपराधिक मामलों में क्या है, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते। अगर आप हाँ एक उद्देश्य से जा सकते हो, एक उद्देश्य से जा सकते हो, जैसे अपील के माध्यम से, अपील के माध्यम से, जैसे किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, राइट, और वो व्यक्ति दोषी नहीं है, ठीक, किसी कारण बस उस पर झूठा आरोप लगा दिया गया है और वो दोषी ठहराया गया है, तो वो व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वो अपनी बात रख सकता है, वो अपनी अपील रख सकता है, अपने वकील के माध्यम से सब कुछ कर सकता है, ओके। तो वकील चुनने का भी उन्हें अधिकार होता है। तो अनुच्छेद 22 में आपने पढ़ा होगा। तो आप देखोगे आप कि जब ये व्यक्ति जज के सामने जाता है तो वहाँ पर ये अपनी अपील रख सकता है, या इसके जो भी वकील होते हैं वो वहाँ अपनी अपील रखते हैं, राइट। तो अब क्या होता है कि इस दोषी व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे इस अधीनस्थ न्यायालयों में पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलती है। क्योंकि कोई भी न्यायालय होता है, अगर वो न्यायालय पे उनको लगता है उस व्यक्ति को कि इस न्यायालय ने मेरे खिलाफ गलत जजमेंट दिया है, मुझे इससे संतुष्ट नहीं है, तो फिर ये व्यक्ति को छूट होती है कि ये हाई कोर्ट जा सकता है, राइट। तो फिर ये क्या करेगा, हाई कोर्ट जाएगा। अब ये हाई कोर्ट जाता है, अब ये हाई कोर्ट जाता है, तो हाई कोर्ट में आप देखोगे तो हाई कोर्ट के पास जब ये जाएगा तो 100% उस पर यहाँ पे अगर उसे संतुष्टि मिलती है तो ठीक है, अगर इसको यहाँ भी संतुष्टि नहीं मिलती है फिर ये व्यक्ति अपील करेगा और ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, ओके। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो ये जा ही नहीं सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट होता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो आप देखोगे जो लीगल तौर पर जो रेमेडी है, लीगल तौर पर जो रेमेडी है इन्होंने फॉलो की है, किसने, जो व्यक्ति दोषी है और वो व्यक्ति अपने आप को ये कह रहा है कि हम दोषी नहीं हैं, राइट। मतलब न्यायालय द्वारा उसे दोषी दिया गया है और वो स्वयं में दोषी नहीं है, तो वो अपील कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट को उसे लगता है कि संतुष्टि मिल जाती है तो ठीक, अगर नहीं मिलती है तो फिर ये जो रेमेडी होती है, लीगल तौर की जो रेमेडी होती है वो समाप्त हो जाती है, ओके। जो लीगल तौर पर जो रेमेडी होती है, मतलब लीगल तौर पर रेमेडी का मतलब आप समझिए जो कानूनी रूप से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक कानूनी व्यवस्था के तहत आते हैं, क्योंकि ये विधि के तहत जो सब आते हैं, राइट। तो इसके तहत आप देखोगे क्योंकि यहाँ पे कानूनी व्यवस्थाएं होती हैं, आईपीसी सीआरपीसी धाराएं, जो सब कुछ किया जाता है, राइट। तो आप यही समझिए, तो उस व्यक्ति को अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो जो कानूनी रेमेडी है, राइट, जो लीगल रेमेडी है वो यहीं खत्म हो जाती है, वो यहीं खत्म हो जाती है। अब बात ये आती है कि इसके पास अब ऑप्शन कौन बचा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है अधीनस्थ न्यायालयों में गया, हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, इससे कहीं संतुष्टि नहीं मिली, फिर ये व्यक्ति जो है वो कहाँ जाता है, वो जाता है सीधे
राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो आप ये देखिए कि राष्ट्रपति के पास अगर गया है ये, तो राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो फिर यहाँ पर सीधे आप देखोगे, सबसे पहले आप एक चीज और समझ लीजिए, राष्ट्रपति के पास जा तो सकता है, जा सकता है, लेकिन इसके पहले राज्यपाल भी होते हैं, क्योंकि राज्यपाल भी होते हैं। ओके, अगर आप देखोगे कि जो भी व्यक्ति है इसे किसी प्रकार का दंड दिया गया है, मान लेते हैं कि इसे 10 साल की सजा दी गई है, इस व्यक्ति को 10 साल की सजा दे दी गई है। ओके, न्यायालय ने, मतलब है कि जो अधीनस्थ न्यायालय, छोटे न्यायालय होते हैं, उन न्यायालयों ने इनको 10 साल की सजा दे दी है, क्योंकि इसने कोई मर्डर किया, बलात्कार किया, बलात्कार पर 7 साल या मर्डर पर 10 साल की जो सजा होती है इस व्यक्ति को दे दी गई। अब वो क्या करता है, वो जाता है राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल आप क्या करेंगे इस पर, तो राज्यपाल आप देखोगे, या राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, आईपीसी धाराओं के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो उस व्यक्ति की सजा यहां माफ नहीं होती है। बस आप थोड़ा ये देखना कि आईपीसी धाराओं के तहत अगर किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उसे क्षमा नहीं किया जाता है, उसे क्षमा नहीं कर सकते हैं। ये लीगल तौर पर है कि 10 साल की मान लो किसी को सजा दे दी गई, राइट। अब 10 साल की जैसे सजा दी गई है और इस व्यक्ति ये जाता है राज्यपाल के पास जाता है या राष्ट्रपति के पास जाता है, तो फिर इसे वो क्षमा नहीं करेंगे। ओके, तो इसे वो क्षमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मृत्युदंड अगर इस व्यक्ति को दिया जाता है, मान लो इसने मर्डर किया किसी का और इसको मृत्युदंड सुना दिया गया अधीनस्थ न्यायालयों में या हाई कोर्ट में, अगर इसको मृत्युदंड दे दिया गया तो फिर ये मृत्युदंड के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति इसे क्षमा कर सकते हैं, राष्ट्रपति इसे क्षमा कर सकते हैं। लेकिन आईपीसी धाराओं के तहत जो इसे दंड दिया गया है, जो कानूनी तौर पर से जो दंड दिया गया है, वो दंड क्षमा नहीं कर सकते हैं वो। ओके, ये दिमाग में आप क्लिक कर लेना, राइट। अब बात हम ये करते हैं कि मान लेते हैं कि अगर ये व्यक्ति सीधा राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो क्षमा करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि ये अपने अकॉर्डिंग ही कैसे ही क्षमा कर दें, या आप देखोगे ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति को क्षमा कर दें, वो ऐसे नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। इसे हम अभी थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले आप समझिए कि मान लेते ये व्यक्ति सीधे वहां पे गया, तो इससे पहले ये व्यक्ति हाई कोर्ट में भी जा सकता है, राइट, राज्यपाल के पास क्षमा मांग सकता है। ये पहले ही प्रयोजन दिए जाते हैं या पहले ही व्यवस्था प्रावधान किए जाते हैं कि कोई व्यक्ति है वो अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो वो व्यक्ति एक बार राज्यपाल के पास भी जाएगा, हाई कोर्ट में भी जाएगा, राइट। अगर वहाँ पे इसको अगर देखोगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ है, राइट, अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा दे दी गई है, 10 साल की सज़ा अगर दे दी गई है और ये 10 साल की सज़ा जो है ये व्यक्ति को क्या होता है कि ये अधीनस्थ न्यायालय में दी, तो हाई कोर्ट में भी गया तो हाई कोर्ट में भी वही सजा बरकरार रही, राइट। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी वही 10 साल की सजा बरकरार रही, तो फिर ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति आप देखोगे इस 10 साल की जो सजा है इस पर कुछ नहीं करते वो, नहीं। अगर इस व्यक्ति को मृत्युदंड अगर दिया जाए, अगर इस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है तो फिर इस अधीनस्थ न्यायालय में मान लो इसको मृत्युदंड दिया गया है और हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में भी वही सजा बरकरार रहती है, हाई कोर्ट में भी वही सजा बरकरार रहती है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी वही सजा बरकरार रहती है। फिर ये जाता है, इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि संवैधानिक उपचार, राइट। और संवैधानिक उपचार आप जानते हो अनुच्छेद 32 के तहत है, वो मौलिक अधिकारों का उपचार है। तो मौलिक अधिकारों के उपचार के लिए अब लास्ट जो रेमेडी है वो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है, और उसके तहत कहाँ जाते हैं, फिर वो जाते हैं राष्ट्रपति के पास। तो अब राष्ट्रपति इसको क्षमा कर सकता है, क्षमा कर सकता है, ठीक है। अब देखो कैसे, अगर राष्ट्रपति के पास कोई व्यक्ति क्षमा मांगने के लिए जाता है, मान लो किसी व्यक्ति को दंड दे दिया गया है और वो दंड जो दिया गया है वो दिया गया है मृत्युदंड, राइट, मृत्युदंड दिया है,
और ये मृत्यु दंड है अधीनस्थ न्यायालय में दिया हो या हाई कोर्ट ने दिया हो या सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, किसी ने भी दिया हो, अगर ये व्यक्ति मृत्यु दंड के लिए जाता है तो फिर क्या राष्ट्रपति इसको विवेकाधिकार से क्षमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। राष्ट्रपति विवेकाधिकार नहीं इसमें होता है, इसमें परामर्श होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का, केंद्रीय मंत्रिमंडल, क्योंकि राष्ट्रपति इतने माइंड के अपने डेवलप नहीं होते हैं, ना इतने वो पढ़े लिखे होते हैं कि वो इस चीज़ को, कानून को समझ सकें या कोई भी फॉरेंसिक जानकारी को जान सकें। तो इन चीज़ें की उनको नॉलेज नहीं होती, इतनी डिटेल उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो इनके लिए फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, जो क्षमा के लिए जाते हैं तो फिर यही जो क्षमा की याचना है, जो याचिका दायर कोई करता है, मान लो क्षमा से रिलेटेड याचिका दायर की जाती है, तो यही याचिका जो है वो गृह मंत्रालय को क्या कर देते हैं, रेफर, और ये गृह मंत्रालय को रेफर करते हैं। और गृह मंत्रालय क्या काम करता है, इसके लिए एक कमेटी बैठाता है, और वो कमेटी जो होती है उसमें केंद्र के, एक मिनट, केंद्र, इधर आओ, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य में के जो मंत्री होते हैं, ओके, उन मंत्रियों को बैठाते हैं, कुछ अधिकारी भी होते हैं उनको भी बैठाते हैं। तो फिर इस पर क्या करते हैं, वो जांच पड़ताल करते हैं, सबको जानकारी जुटाते हैं, ओके, जानकारी जुटाते हैं। तो जब जानकारी में ये लगता है कि ठीक है, स्पष्ट है, जानकारी ठीक लगती है कि हाँ इस व्यक्ति ने अपराध किया है और गृह मंत्रालय जो अधिकारी हैं ये क्षमा याचना लायक नहीं है, तो राष्ट्रपति उसको मना भी कर देते हैं, समझ रहे हो, तो मना भी कर देते हैं। तो आप ये चीजें समझिए, तो याचिका को वो खारिज कर देते हैं। एक मिनट, चलिए, तो मैंने आपको यही बताया कि राष्ट्रपति जो रेफर करते हैं तो वहां पर जो गृह मंत्रालय होता है वो क्या करता है, इस पे जांच पड़ताल कमेटी बैठाता है, और कमेटी जो होती है उसमें राज्य के भी लोग होते हैं, अधिकारी रैंक के होते हैं, कुछ के मंत्री भी होते हैं। तो उस पे सब क्या होता है, उसकी जांच पड़ताल होती है, कंसर्न किया जाता है, ओके। फिर उस पर डेडिकेट होते हुए वे क्या करते हैं, इस पर काम करते हैं, काफ़ी डीपली जानकारी करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति को कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी मिस्टेक में से दंड, मृत्यु दंड दे तो नहीं दिया है। इसकी जांच पड़ताल करते हैं कि किसी इस व्यक्ति को कहीं धोखे से, तो गलती में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टेक तो नहीं की है, इसे मृत्यु दंड जानबूझ के तो नहीं दिया है। इसकी बारे में जानकारी वो क्या है, गृह मंत्रालय जुटाता है, राइट। और जब पता चलता कि हाँ ये रियलिटी में इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, ये मृत्यु दंड के काबिल है, इस व्यक्ति ने ऐसा घोर अपराध किया है, ओके, तो फिर राष्ट्रपति जो होते हैं गृह मंत्रालय के परामर्श से, केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से ही काम करते हैं, ओके। तो फिर यहाँ क्या करते हैं, अगर गृह मंत्रालय अनुमति चिट्ठी लिख के देता है कि इस व्यक्ति ने घोर अपराध किया है, ये क्षमा याचना लायक नहीं है, तो फिर क्या है, राष्ट्रपति इनकी याचिका है वो फाड़ देते हैं, खराब मतलब कि फाड़ ही देते हैं, फिर इस पर सुनवाई नहीं करते हैं, फिर वो पुनः व्यक्ति याचिका दायर नहीं कर सकता। और ये बात हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति के पास अगर कोई याचिका दायर होती है तो वो याचिका लिखित होनी चाहिए, मौखिक याचिका दायर नहीं कर सकते हो, लिखित याचिका दायर करनी होती है। और इस पे पूरी जांच पड़ताल करने के लिए गृह मंत्रालय होता है, और दोबारा आप याचिका दायर नहीं कर सकते हो अगर एक बार राष्ट्रपति ने फाड़ दी तो आप ये चीजें समझिए थोड़ा। इसके बाद आप थोड़ा इसमें समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि राज्य कानून के उल्लंघन पर, जैसे कोई व्यक्ति है, आईपीसी धारा के तहत अगर कोई उसे दंड दिया जाता है, आईपीसी धारा के तहत दंड दिया जाता है और वो मृत्यु दंड नहीं है, राइट, मृत्यु दंड नहीं है, तो उसे ये अधिकार होता है कि वो राज्यपाल से पहले क्षमा मांग सकता है, ओके, राज्यपाल से क्षमा मांग सकता है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट हैं, ये भी देखा जाए तो इनके द्वारा दंड दिया जाता है, अगर ये चाहें तो ये भी क्षमा कर सकते हैं, ये चाहें तो ये भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि दंड तो यही देते हैं। तो कानून के तहत दंड देने का काम किसका होता है, न्यायालय का होता है। तो अगर ये चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा, ये दोषी नहीं है, राज्य से संबंधित है मामला है,
ओके, वो दोषी नहीं है, तो उस व्यक्ति को ये क्या कर सकते हैं, क्षमा भी कर सकते हैं। अगर इस व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया गया है, राइट, लेकिन इसे आईपीसी धाराओं के तहत अभी दंड नहीं दिया है, दोषी ठहरा दिया है, आईपीसी की धाराओं के तहत दंड नहीं दिया है, तो वो क्या होते हैं कि उसे राज्यपाल जो होते हैं तो वो क्षमा कर सकते हैं, ठीक, क्षमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, और कठोर से दंड को वो सहज दंड बना सकते हैं, ओके, उस दंड को स्वरूप को बदल सकते हैं। ये करने का मतलब कि राष्ट्रपति को भी होता है और स्वयं उन्हीं को भी होता है, राज्यपाल को। लेकिन बस ये है कि अगर किसी न्यायालय में अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया है, मृत्यु दंड दे दिया गया है, तो फिर उस पर राज्यपाल कभी क्षमा नहीं कर सकते, राइट, राज्यपाल उस पर क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो आप यहां समझिए थोड़ा कि अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट ने दिया हो या अधीनस्थ न्यायालय में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, एक बात याद रखना, क्योंकि राज्यपाल के पास आप तभी जा सकते हो जब हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय में मृत्यु दंड दिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने अगर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस चीज को बरकरार रखा कि हाँ ये व्यक्ति मृत्यु दंड लायक ही है, तो फिर आप राज्यपाल के पास नहीं जा सकते हो, आप राष्ट्रपति, आपका लास्ट ऑप्शन बचता है कॉन्स्टिट्यूशनल उपचार के तहत, संवैधानिक उपचार के तहत, रेमेडी। ओके, तो आप यहां थोड़ा समझिए कि मृत्यु दंड जो है वो देखा जाए तो जो राज्यपाल होते हैं अगर हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय में किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया है तो वो राज्यपाल के पास जाते हैं, तो राज्यपाल इस पे क्षमा नहीं कर सकते, मृत्यु दंड को वो क्षमा नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ा टाल सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं, या सस्पेंड इसे बोलते हैं, टाल सकते हैं। क्यों? ये कम मतलब कि समय दे सकते हैं, आपको लंबा समय थोड़ा दे सकते हैं, ठीक है, लंबा समय दे सकते हैं कि चलो ये व्यक्ति मेरे पास आया, याचिका दायर की, उसको लेकर ये क्या करते हैं, फिर क्षमा याचना मांगते हैं, तो ये व्यक्ति जो है राज्यपाल हैं वो क्षमा तो नहीं कर सकते हैं, बस इतना है कि दंड के स्वरूप को थोड़ा टाल सकते हैं, उनका लंबे समय में डाल सकते हैं, 1 महीने 2 महीने टाल सकते हैं। मान लो कल किसी को मृत्यु दंड देना है तो 1 महीने के लिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने टाल सकते हैं, राइट, ये इतना इनके पास पावर होती है, लेकिन ये किसी व्यक्ति को दंड मुक्त नहीं कर सकते, मृत्यु दंड मुक्त ये नहीं कर सकते हैं, राइट, और ये कौन कर सकते हैं? केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। तो आप ये समझिए। अब बात यहां आती है कि जो ऐसे भी किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाता है जो मतलब आप समझिए, यहां समझो थोड़ा, कि जैसे कि मार्शल लॉ जो है या सैन्य न्यायालय है, इसे हम एक प्रकार का सैन्य न्यायालय बोलते हैं। जैसे मार्शल लॉ का अपना एक सैन्य न्यायालय होता है, और सैन्य न्यायालय के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, सैन्य न्यायालय के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी अगर ठहराया जाता है, तो आप ये समझिए आप इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी नहीं जा सकते हो, समझ रहे हो? अगर सैन्य न्यायालय और सैन्य न्यायालय द्वारा अगर किसी को दोषी ठहरा दिया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप चुनौती नहीं दोगे जाकर के, ना वहाँ मांग की, ना उन पर अपील करोगे जाके, राइट, क्योंकि सैन्य न्यायालय आप देखोगे, सैन्य न्यायालय जो होता है मार्शल लॉ के तहत जो होता है वो एक्चुअली में देखा जाए ऐसी आपातकालीन स्थितियों को निपटने के लिए ही लगाया जाता है। मार्शल लॉ जो होता है वो आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए लगाया जाता है, जो देखा जाए जो देश के आंतरिक हिस्से किसी क्षेत्र में या संपूर्ण भारत में किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियां हैं जिनको समेटना पुलिस संगठन नहीं कर पा रहा है, पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं वो नहीं संभाल पा रहा है, तो उसके लिए मार्शल लॉ लगता है। तो उससे संबंधित एक न्यायालय होता है, अगर उससे साथ अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपनी याचिका वो दायर नहीं करते हैं,
ओके, वो नहीं कह सकते हैं कि मुझे इन्होंने गलत दोषी ठहराया, ये दोषी ठहराया। लेकिन अगर सैन्य न्यायालय ने उस व्यक्ति को मृत्यु दंड की बात दी हो, मृत्यु दंड दिया हो, तो इससे संबंधित सीधे आप राष्ट्रपति से क्षमा मांग सकते हो, राष्ट्रपति से क्षमा मांग सकते हो। और क्षमा की प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है राष्ट्रपति की। ये विवेकाधिकार उनकी शक्ति नहीं होती है, परामर्श के आधार पर होती है, राइट। चलिए, तो सैन्य न्यायालय में पावर होती है, लेकिन सैन्य न्यायालय में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है, राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है, राज्यपाल इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। केवल मृत्यु दंड से राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं, केवल राष्ट्रपति ही, राइट। तो आप ये थोड़ा समझिए। चलिए, अब बात हम ये करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट, जैसे आप समझिए मेरी बात, मान लो कोई मामला यहाँ से अधीनस्थ न्यायालय से गया, राइट। किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया, इसने दोषी ठहरा दिया। अब उसने अपील की हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में भी ये दोषी ठहराया गया। अब फिर ये ऊपर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको दोषी ठहरा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर यही जो व्यक्ति है ये सुप्रीम कोर्ट को, सुनना मेरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट को दोबारा याचिका दायर कर सकता है। पहली याचिका दायर की इन्होंने, मतलब जांच पड़ताल के लिए कि मुझे दोषी ठहराया जा रहा है वो अनुचित है, वो हित में नहीं है, हमारे हित में नहीं है, मेरे विरुद्ध है। आप इस पर पुनः जांच पड़ताल कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, इसके बाद आप पुनः इस पर विचार विमर्श करके समाधान कीजिए। तो ये याचिका के द्वारा दिया जाता है, राइट। अब याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है, सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको दंड दे दिया है, तो फिर दोबारा मान लो याचिका एक उसने खारिज कर दी, तो दोबारा जब याचिका दायर करते हैं, दोबारा वकील होते हैं वही करते हैं, तो याचिका जब दायर करते हैं तो फिर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे देखा जाए तो दोबारा फिर से सुन सकता है, से पावर होती है। अगर किसी व्यक्ति को मान लो यहाँ दंड दिया, यहाँ भी दंड दिया गया, राइट, यहाँ भी दंड दिया गया, यहाँ दंड तो यहाँ दिया जाता है, राइट, ये दंड गया यहाँ बरकरार हुआ, राइट, यहाँ गया यहाँ दंड है, लेकिन ये दंड का जो स्वरूप है कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। आपराधिक मामले हैं, दंड यहाँ देते हैं, राइट। अगर यहाँ दंड नहीं देते हैं तो डायरेक्ट आप जाओगे अपील के माध्यम से, तो हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट भी दंड दे सकता है। आप यहाँ दंड जैसे हाई कोर्ट नहीं देता है तो अपील करके आप यहाँ भी जा सकते हो, या ये मामले जो होते हैं रेफर भी कर सकते हैं, ऊपर रेफर भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं ये हाई कोर्ट में रेफर कर सकते हैं, ये सीधे यहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये सीधे यहाँ नहीं करते हैं, बस ये दिमाग में रखना, राइट। ये हाई कोर्ट में ही करते हैं क्योंकि ये हाई कोर्ट के अधीनस्थ होते हैं, ये हाई कोर्ट के अधीनस्थ होते हैं, लेकिन ये आपस में कोई अधीनस्थ नहीं होते हैं, इनका कोई संबंध आपस में अधीनस्थ वाला नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये समझिए थोड़ा कि यहाँ पर जब ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाता है, कोई व्यक्ति को दोषी सुप्रीम कोर्ट ने फिर ठहराया, क्योंकि यहाँ भी ठहराया गया तो ये भी बरकरार रखा। अब मान लो यहाँ बरकरार रखा का इसका मतलब ये हो गया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दोषी ठहरा दिया इसे। अब इसने याचिका दायर की, वो याचिका पे इन्होंने क्या काम किया, जांच पड़ताल की, जांच पड़ताल के बाद फिर से वही 10 साल की सजा इन्होंने जारी रखी, ठीक, इस व्यक्ति को दंड दिया गया है, ये वास्तविक में राइट है। तो फिर क्या होता है कि ये फिर से याचिका दायर कर सकता है, ये फिर से याचिका दायर कर सकता है। और तो सुप्रीम कोर्ट जो है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय को बदल भी सकता है, इतनी पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदल सकता है। लेकिन आप देखना ये जो दो कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट, ये जो कोर्ट होते हैं ये अपने निर्णय को कभी बदल नहीं सकते हैं, ये अपने निर्णय को कभी बदल नहीं सकते हैं, ओके। तो ये थोड़ी कंडीशन आप समझिए, ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं और ये एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ सकते हैं, राइट। तो ये माइंड में आप बैठा लीजिए एकदम क्लिक करके कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो अपने निर्णय को बदल सकता है, या जो उसने दंड दिया है, जिस व्यक्ति को दंड दिया है उस व्यक्ति के दंड को वो वापस ले सकता है, ओके, बदल सकता है, वापस ले सकता है, राइट।
लेकिन आप देखोगे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो होता है वो नहीं बदल सकता है। हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय दे दिया वो उसका अंत में निर्णय ही होता है, वो नहीं बदल सकता, उसके पास पावर नहीं होती है कि वो बदले उसे। ठीक है, अगर वो नहीं बदल रहा है तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट पे वहां पे वो बदल देता है। ठीक है, तो उसके पास पावर होती है। चलिए, तो अब हम यहां बात ये करते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी व्यक्ति को अगर दंड दिया जाता है, किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो वो दंड के कितने सारे स्वरूप के आधार पर वो उसको क्षमा करते हैं, आप यहां समझिए। पहली बात तो ये होती है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो केवल एक जांच के आधार पर हैं, जांच के आधार पर हैं, विवेक के आधार पर नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया है, राइट, या किसी भी न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दिया है, तो जब मृत्युदंड दिया है तो वो व्यक्ति जाता है कहाँ? राष्ट्रपति के पास, राइट। तो राष्ट्रपति देखोगे वहां पे आप, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं विवेकाधिकार से शक्ति से व्यक्ति को क्षमा नहीं कर देते, नहीं करते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, जो व्यक्ति को दंड दिया गया है, जो व्यक्ति को दंड दिया गया है उस पर वो जांच पड़ताल कराते हैं कि जो किसी न्यायालय ने, जिस न्यायालय ने इसे मृत्युदंड दिया है, जिस न्यायालय ने इसे मृत्युदंड दिया है वो कहीं अवैध तो नहीं है, वो लीगल तौर पे अनलीगल तो नहीं है, वो लीगल तौर पे तो नहीं है, अनलीगल तौर पे तो कहीं है, कहीं अनलीगल तो नहीं है, ये देखा जाता है, राइट। तो राष्ट्रपति यही जांच करते हैं केवल, ये संवैधानिक उपचार, क्योंकि मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार में सिविल मामले आ जाते हैं। संवैधानिक उपचार की पावर जो होती है वैसे सुप्रीम कोर्ट को होती है उस सिविल मामलों में, लेकिन आप देखोगे तो राष्ट्रपति के पास अगर देखोगे क्षमादान शक्तियां हैं वो संवैधानिक उपचार में, वो सिविल मामलों की उनके पास भी होती है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दंड नहीं देते हैं, बस समझना, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दंड नहीं देते हैं, ना उसके दंड को बढ़ाते हैं, ओके, दंड को नहीं बढ़ाते हैं, बस जो दंड दिया गया है, जिस किसी भी कोर्ट ने दंड दिया है उस दंड की वो जांच पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, गृह मंत्रालय में जांच पड़ताल करते हैं कि क्या इस व्यक्ति को जो दंड दिया गया है कि ये वास्तविक में वो दंड लायक था कि नहीं, अगर कहीं से झूठी दोषी ठहरा करके तो नहीं से दंड दिया गया है, ये जांच करते हैं। बस यही इनके पास पावर होती है, जांच करने की ही समझो शक्ति है, यही क्षमादान शक्ति है, और कोई इनके पास कानूनी तौर पर कोई शक्ति नहीं होती, संवैधानिक शक्ति है, वो है केवल जांच पड़ताल के आधार पर। तो राष्ट्रपति आप देखोगे तो अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी मृत्युदंड दिया है, अगर राष्ट्रपति के पास वो जाता है, तो राष्ट्रपति के पास जाता है तो फिर आप ये सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता है, ना कोई इस पर तर्क वितर्क करता है कि हाँ मैंने उसे दंड दिया था, तुम आपने क्यों क्षमा किया या ऐसा क्यों किया, ऐसा कुछ नहीं कहता है वो, राइट। भले ही 143 के तहत सलाह ले सकते हैं, सलाह लेना अलग बात होती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि तुम माफ नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तो ये बाध्यकारी नहीं होते हैं राष्ट्रपति। और पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ऐसी बात करता ही नहीं है, उनका कोई मतलब ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी दंड अगर दिया है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, याचिका दायर करता है, अगर राष्ट्रपति उसे क्षमा भी कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता, उसमें कुछ भी नहीं करेगा, समझ रहे हो आप? ये चीजें समझ लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए, बस यही है कि राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान इसी के लिए करते हैं कि किसी व्यक्ति को कहीं अनलीगल तौर पर दोषी नहीं ठहरा दिया गया है, उसे थोड़ा राहत देने के लिए, बस राहत देना ही एक प्रकार की क्षमादान शक्ति है, राहत देना ही एक प्रकार की क्षमादान शक्ति है। अब कंडीशन ये आती है कि जो क्षमादान करने की जो पावर है वो किनके पास है? वो है राज्यपाल के पास भी है और राष्ट्रपति के पास भी है। तो आपको ये पता होना चाहिए, राज्यपाल जो होते हैं वो सैन्य मामले, मतलब सैन्य न्यायालय द्वारा जो जिसे व्यक्ति को दंड दिया गया हो,
पहली कंडीशन। दूसरी है मृत्यु दंड है। तो ये दो जो दंड हैं, चाहे वो मृत्यु दंड हो या सैन्य न्यायालय द्वारा दंड दिया गया हो, इस पर ये कुछ नहीं कर सकते हैं। मृत्यु दंड का मतलब ये है कि मृत्यु दंड अगर किसी व्यक्ति को दिया है तो ये व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं, बस ये है कि इसको सस्पेंड वो कर सकते हैं, ठीक, टाल सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन सैन्य न्यायालय से संबंधित इनका कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई जुड़ाव नहीं होता है, दूर दूर तक कोई जुड़ाव नहीं होता है। केवल मृत्यु दंड जो है उसमें ये टाल सकते हैं, बस ये है, लेकिन इसे क्षमा नहीं कर सकते। जबकि राष्ट्रपति के पास दोनों न्यायालय, चाहे किसी व्यक्ति को सैन्य न्यायालय से दंड दिया गया हो या किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो, इस पर राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो इनको क्षमा कर सकता है। और सैन्य न्यायालय के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं नहीं जा सकते हो, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि जो क्षमादान की शक्तियां हैं, क्षमादान की शक्तियां हैं कौन कौन सी हैं। क्योंकि राहत देना होता है, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जेल में है, किसी समस्या से ग्रस्त है, तो वो भी याचिका दायर कर सकता है, उसके वकील है वो दायर कर सकता है। और वकील क्या करेगा, फिर दायर करने के बाद तो उसकी वही प्रोसेसिंग चलेगी, वही प्रोसीडिंग चलेगी, गृह मंत्रालय में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बाद उस पर काम किया जाता है। तो इनकी कई सारी पावर होती हैं। जैसे क्षमादान करना का मतलब मृत्यु दंड का क्षमादान, जैसे पहली आती है क्षमादान शक्ति। तो क्षमादान में आप देखोगे मृत्यु दंड होता है, ठीक, क्षमादान के अंतर्गत मृत्यु दंड आता है। और मृत्यु दंड से अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा कर देते हैं, राष्ट्रपति किसी क्षमा कर देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को दंड से मुक्त हो गया, बिल्कुल मुक्त। एक दिन एक घंटे तक वो फिर जेल में नहीं रह सकता है, बिल्कुल क्षमा, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है वो, ठीक। पहली क्षमादान शक्ति तो ये होती है। दूसरी आती है लघुकरण। दूसरी है, एक मिनट, दूसरी आती है इसमें, पहले एक बार दोबारा से लिख देते हैं। देखो पहली आती है इसमें क्षमादान। तो क्षमादान क्या है, क्षमादान का मतलब है मृत्यु दंड को क्षमा करना, और ये इसमें पूर्ण रूप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ठीक। किसी न्यायालय में से दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है, किसी में जेल में नहीं जा सकता, कुछ नहीं, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। दूसरी आती है लघुकरण। लघुकरण बस यही राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है, और तो सब समान होते हैं। लघुकरण, लघुकरण में आप देखोगे कि सजा का जो स्वरूप है उसको थोड़ा बदल देते हैं, सजा का स्वरूप को बदलना। जैसे किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया है, किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया है, तो निश्चित रूप से, एक मिनट, किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो क्या कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप क्या समझ रहे हो, तो लघुकरण जो है वो सजा के स्वरूप को बदलता है, सजा के स्वरूप को बदलता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया है, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया हो या हाई कोर्ट में दिया गया हो या सुप्रीम कोर्ट में दिया गया हो, राइट, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया है तो राष्ट्रपति जो है उस व्यक्ति की जो मृत्यु दंड है, अगर वो चाहते हैं या तो पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं। दूसरी है लघुकरण, यानी कि उस व्यक्ति के जो सजा जो दी गई है, मृत्यु दंड जो दिया गया है, उसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। यानी कि फिर उसको मृत्यु नहीं, दंड नहीं दिया जाएगा, फांसी नहीं दी जाएगी, फिर उस व्यक्ति को आजीवन कारावास के लिए सजा मिल जाएगी। तो आप ये क्या समझे, यहाँ पे सजा के स्वरूप को बदला गया है। क्या बदला गया है, सजा के स्वरूप को बदला गया है, राइट। अब बात यहां आती है कि परिहार। अब थोड़ा परिहार को समझो।
तीसरी आती है परिहार। परिहार के अंतर्गत आप देखोगे कि सजा का जो स्वरूप है, सजा को जो स्वरूप है उसके बदले बिना ही अवधि को कम करना। सजा का जो स्वरूप है, उसकी सजा का जो स्वरूप है वो वही रहेगा, समझे। सजा का जो स्वरूप है वो वही रहेगा, लेकिन उसकी अवधि जो होती है उसको क्या कर सकते हैं, वो कम कर सकते हैं। राइट, सजा के स्वरूप को वो कम कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है, वो दंड दिया गया है कैसे, सजा के स्वरूप को बदलना होता है ना इसमें। अवधि को इसमें मतलब कि आप देखो, परिहार का मतलब है कि सजा के स्वरूप के बदले बिना, यानी कि सजा जो रहेगी वो मान लेते हैं कितनी रहेगी, सजा रहेगी जैसे 7 वर्ष की। राइट, सजा जो रहेगी 7 वर्ष की रहेगी। राइट, सजा का जो स्वरूप है, अब सजा का स्वरूप देखो कैसे है, जैसे कठोर कारावास। कठोर कारावास है, किसी व्यक्ति को सजा का जो स्वरूप है वो बहुत कठोर है, कठोर कारावास है। तो अब क्या होता है कि उस व्यक्ति की जो कठोर कारावास दिया गया है उसको क्या है, बदले बिना उसकी अवधि को कम करना होता है। तो अब क्या होता है कि ये कठोर कारावास है, लेकिन एक व्यक्ति को कठोर कारावास ही मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि उसकी जो सजा है वो कम हो सकती है। राइट, सजा को वो कम कर देते हैं। वो भले ही उस व्यक्ति का जो स्वरूप है कठोर कारावास है, उस व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया है, लेकिन वो कठोर कारावास को क्या करते हैं, वो सजा को स्वरूप है उसको वो बदलते नहीं हैं, वो कठोर ही रहेगा, लेकिन उसकी देखा जाए जो अवधि है, सजा की अवधि है, जैसे 10 साल या 7 साल है, तो अवधि को कम कर सकते हैं। ये होता है परिहार, समझ रहे हो। लघुकरण में आप अगर देखोगे तो मैंने आपको बता ही दिया, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड से आजीवन कारावास देना। दूसरा होता है जैसे सश्रम कारावास से साधारण कारावास, ऐसे ये भी कर सकते हैं। लघुकरण के अंतर्गत एक और आता है सश्रम कारावास का मतलब है कि उस व्यक्ति पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कराई जा रही, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हो रही। राइट, ये श्रम का मतलब है, कठोर कारावास नहीं है यहाँ पे, यहाँ श्रम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हो रही, तो उसको क्या है, मेहनत है तो उसमें साधारण कर सकते हैं, मतलब कम मेहनत थोड़ा कम कराएंगे, बस ये है लघुकरण में। परिहार में मैंने आपको बता ही दिया है कि उसके स्वरूप है वो कठोर है। राइट, स्वरूप जो कठोर रहेगा यहाँ भी कठोर रहेगा, लेकिन उसकी अवधि है वो कम हो जाएगी। इसी के अंतर्गत आप देखोगे इनकी चौथी आती है, वो आती है विराम। विराम जो दी गई है उन्हें, वो इस उद्देश्य से दी गई है कि कोई व्यक्ति है वो शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर है। राइट, शारीरिक मानसिक रूप से या कमजोर है या कमजोर वो हो गया है, तो उसकी जो सजा है, राइट, क्योंकि वो ऐसा भी अगर शारीरिक रूप से कमजोर है बहुत ज़्यादा और मानसिक रूप से वो कमजोर है, हो सकता है कहीं मृत्यु ना हो जाए, तो ऐसा भी तो होता है, क्योंकि मृत्यु नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उसकी जो सजा है उसको विराम कर सकते हैं, यानी कि सजा को कम कर सकते हैं। सॉरी, सजा को वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे सजा को कम कर सकते हैं, और उसी की सजा कम करेंगे जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित है, कमजोर है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, मानसिकता उसकी ठीक नहीं है, तो इस उद्देश्य से वो सजा को कम कर सकते हैं। जैसे महिला गर्भवती है, अब महिला गर्भवती है तो उनकी जो स्थिति होती है शारीरिक रूप से वो देखा जाए तो आप देखोगे
शारीरिक रूप से भी ये उन पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक रूप से भी उन पर तनाव रहता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो दंड है, उनको जो सजा का दंड है किसी महिला को दिया गया है, उस दंड को वो कम कर सकते हैं, वो विराम कर सकते हैं। और देखा जाए तो वो हॉस्पिटल में भी भेज सकते हैं। ओके, हॉस्पिटल में भी वो भेज सकते हैं। चलिए, पांचवा अगर आप देखोगे तो पांचवा आता है प्राविलंबन। प्राविलंबन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, जो वीटो पावर के अंतर्गत जो यूज की जाती है। प्राविलंबन मतलब पुनर्विचार करना, तो स्थगित करना या सस्पेंड करना भी बोलते हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए सजा को डिले देना या थोड़े समय के लिए सजा को बढ़ा देना है, या सॉरी, सजा के लिए बढ़ा देना नहीं है, थोड़े समय के लिए क्या होता है कि वो सजा जो भुगत रहा है उसको क्या करते हैं, वो डिले कर देते हैं, राइट, उसे छूट दे देते हैं कि वो गांव घुमाए, कहीं भी जाए, टहलाए, थोड़ा इधर उधर चला जाए। तो ये हो जाता है 15 दिन, महीना खांड, 20 दिन, ऐसा समझते हैं। तो प्राविलंबन के तहत यही होता है, स्थगित करना या सस्पेंड करना, कि थोड़े समय के लिए सजा का है वो डिले कर देते हैं, राइट, डिले कर देते हैं कि कोई व्यक्ति को अगर सजा दी जा रही है, अगर वो व्यक्ति उस चीज़ के लिए निरंतर, अब लगता है कि इस व्यक्ति को सजा जो है उस पर डिले होनी चाहिए, तो क्या करते हैं, उसे कुछ समय के लिए 20 दिन है, 15 दिन है, 1 मंथ है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, राइट, तो वो डिले कर देते हैं, ठीक, डिले कर देते हैं, फिर पुनः फिर वही सजा वो भुगतने के लिए तैयार रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो सभी सजा क्षमादान करना, सजा के स्वरूप को बदलना, सजा को कम करना, सजा के दंड को स्वरूप को बदलना, ये जो डिले करना, ये जो प्रावधान किए गए हैं, तो ये किन्हें प्राप्त हैं, ये है राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, राइट, क्षमादान को छोड़ करके, और सभी भी राज्यपाल को भी प्राप्त हैं। तो उम्मीद करते हैं आपसे ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जो याचिका दायर की जाती है वो मौखिक नहीं होनी चाहिए, लिखित दायर याचिका होनी चाहिए, राइट। और सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनमें आप पुनर्विचार के लिए भी याचिका दायर कर सकते हो। अगर आपकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को फाड़ दिया है या उस पर किसी प्रकार सही सुनवाई नहीं की है, तो आप दोबारा दायर याचिका कर सकते हो। लेकिन राष्ट्रपति के पास आप दोबारा याचिका दायर नहीं कर सकते। राष्ट्रपति है, राज्यपाल हैं, इनके पास आप दोबारा याचिका दायर नहीं कर सकते हो, एक बार कर सकते हो, वो भी लिखित होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ टेलीग्राम आईडी दी गई है, आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए।